नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं इन्वायरमेंट के बारे में। और ये जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपी पीएससी आरओ का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो जाइए इसका लाभ उठाइए। आज का पहला सवाल है आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में हस्तांतरण के पश्चात तो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या स्थिर होता है? उत्तर की बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि घटती है। ठीक है, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में हस्तांतरण यानी कि कह सकते हो कि ट्रांसफर के पश्चात क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? आसान सवाल है। क्यों आसान है? अभी इसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे विस्तार से। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली, देखो, अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ठीक है, उष्मा गति के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ कुछ हाश हो जाता है, यानी कुछ कह सकते हो कि उसका कुछ लॉस हो जाता है। ठीक है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष पोषण स्तर के मांसपेशियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतना सामान है और फिर अगर ये इंसान इस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो जाहिर सी अगर इतना यूज़ कर लेगा तो ये बाद में ही इतना बच जाएगा। फिर इसके ऊपर वाला कोई इंसान है, फिर इसको यूज़ करेगा तो इतना यूज़ करने के बाद इतना बचेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक इकोसिस्टम में घटती जाती हैं। ठीक है, इसमें यह पूछा गया दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा पॉइंट सही है ये बताना है। किसके संबंधित में? पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी कि इकोसिस्टम से संबंधित बताना है कौन सा पॉइंट सही है। आप देखेंगे कौन सा पॉइंट सही है। अगर उत्तर की बात करें दोस्तों तो सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आप सभी को दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 सही है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में क्या है दोस्तों? इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए जी टांसले ने किया था। ये बात सही है। दूसरा है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित यानी कि ऑटोट्रोप्स कहते हैं। ये भी बात सही है। ठीक है, आगे सवाल है। इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट में दोस्तों दिया गया है, एक कथन दिया गया है और दूसरे में कारण दिया गया है। अब दोनों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, फिर बताएंगे उत्तर आखिर कौन सा सही है। अब ध्यान से दोस्तों मेरी बात को सुनना। ए में है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, मतलब निर्भर नहीं है, ये पॉइंट दिया गया है। आर में कि कारण दिया गया कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। अब आसान सा सवाल है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर दे देंगे। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है देख सकते हैं, ए गलत है परंतु आर सही है। अब देखो आर तो सही हो जाएगा क्योंकि इसमें साफ साफ इसका समझो उत्तर दिया है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये बात सही है भाई। मानव ऐसे ऐसे काम करते हैं, पेड़ काटना, इन सबसे काफी कुछ अप्रभावित होता है, ये तो अपने आप सही हो जाता है। लेकिन ए में क्या है दोस्तों कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं, ये कैसे हो सकता है? हर इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में हर एक चीज एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक, अगला सवाल है। जो विविधता को परिभाषित किया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। ठीक है, तो ध्यान से सुना दोस्तों कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जो विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय एक परतंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जो जो विविधता का मापन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और जो विविधता अल्फा बीटा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी 2003 चेन्नई में। ठीक है, अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जीवमंडलीय निधि है? इसका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ध्यान सुना दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जीवमंडलीय निधि यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है, जो कि इसका क्षेत्रफल तकरीबन 10,500 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्वों में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा? ठीक है दोस्तों, ध्यान सुनना। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जीवमंडलीय निधि दोस्तों ये है, उसका नाम है दोस्तों कच्छ का रण, जो कि
गुजरात में, जिसका क्षेत्रफल है 1200 नहीं 1200 नहीं, माफ करिए, 12,454 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भारत में जो है, भारत की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और पहले कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कच्छ का रण, जो कि गुजरात में। ठीक है, तो सवाल में क्या था कि एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जीवमंडलीय निधि है, तो यहां हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगर मन्नार की खाड़ी ऑप्शन ना होता, यहां अगर होता कच्छ का रण, तो वो सही हो जाता। अगर यहां पर मान लीजिए बी में लिखा होता कि कच्छ का रण होता, कि मैं लिख देता हूं एक मिनट, कच्छ का रण, कच्छ का रण यहां पर हुआ होता, और यहां पर लिखा होता मन्नार की खाड़ी, तो ये गलत हो जाता, ये सही हो जाता। क्यों? क्योंकि भाई दोनों के कंपेयर में सबसे बड़ा ये है। अगला सवाल है, भारतीय संसद द्वारा जो वित्त अधिनियम पारित किया गया, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दिसंबर 2002 में। ठीक, इसमें यह पूछा गया दोस्तों, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जियो वित्त नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि चेन्नई में। ठीक, इस सवाल पूछा गया कि जो वित्ता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट, बी नहीं होगा, एक मिनट चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि नागोया में। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि जियो वित्ता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों का 10वां सम्मेलन नागोया में हुआ था, जो कि 2010 में हुआ था। और नागोया कहां पर है कभी पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ये जापान में है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। जियो वित्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पूर्वी हिमालय। तो हॉट स्पॉट क्या होता है इसके बारे में जान लो। तो हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा एवं सुडालैंड को हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ सॉरी, बस ये हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो हॉटस्पॉट कहा जाता है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जियो विविधता हॉटस्पॉट माना गया है, मतलब माना जाता है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी घाट को। ठीक है, अगला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? इस उत्तर का, माफ करिए, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं बी, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता दे रहा हूं, बी में है आणविक ऊर्जा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान सुनना दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC जारी की गई थी। इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हुए थे। ठीक है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको जहां तक हो सकता है सारी जानकारी दे रहा हूं, आप सभी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इससे पूछा गया, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था, कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि 2008 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा CDM के लिए सत्य नहीं है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि या विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। तो ये बात सत्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं ए, बी, सी, ये तीनों बात CDM के संदर्भ में सही होगा, यानी कि यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, या ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है, और या क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव भी दिया। ये भी बात सही हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान सुनना कि हरित गृह गैस वायुमंडल में उपस्थित हुए गैस हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की सीमा के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि है। ठीक है, आगे है भूमंडलीय उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि 2, 3, 4 पॉइंट से, यानी कि 2 यानी कि हिम नदी द्रवीभूत होने लगी। 3 है, एक मिनट, 3 है कि समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, और दूसरा है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ग्लोबल वार्मिंग में छेड़छाड़ होगी तो ऐसे चीजें होना जाहिर सी बात है संभव है। स्वास्थ्य में दिक्कत होना, अक्सर आप देखते होंगे कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ना, ठंडी में बहुत कम पड़ना है, फिर ना पड़ना, तो ये सब चीज़ें इसी सब की देन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के
उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की। इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि सिंगापुर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। आगे बात करेंगे, इसमें ओजोन परत अवस्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समताप मंडल में। ये अच्छा सवाल था, इसके बारे में ध्यान देना। तो अगर थोड़ा सा बात करें दोस्तों तो ध्यान सुनना कि ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, परंतु ओजोन की परत के रूप में सकेंद्रण लगभग 15 से 35 किमी तक ही है। यह परत सूर्य के हानिकारक पैरा बैगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ध्यान सुना दोस्तों कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मानव निर्मित गैसीय व द्रव्य पदार्थ होता है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। इससे पूछा गया दोस्तों, 2 पॉइंट है, एक है पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर आर। अब ए में दिया गया कुछ बातें, आर में कुछ बातें। ए में है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। बी मतलब आर में है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। बात सही है दोस्तों, ए सही यानी कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, भी बात सही है। और आर में जो बात कही गई दोस्तों कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, ये भी बात सही है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें दोस्तों, तो ध्यान से सुनना। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्त के पैरावैग्नी यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश की लगभग 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, यानी कि अब्जॉर्व कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। यानी कि अगर ये ना होता तो लोगों को कैंसर, स्किन कैंसर ज़्यादा होता। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल हो जाता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। और ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की पैराबैग्नी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी, जैसे कि लोगों को। तो ओजोन परत क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट वो होता है किरणें, इनको रोक देती है, इनको अपने में ऑब्जर्व कर लेती है और अच्छी अच्छी चीजें बाहर लाती हैं। फिलहाल इसके बारे में कभी हम बात करेंगे विस्तार से। यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। बहुत ही जल्द पीसीएस का भी 2024 का भी टेस्ट सीरीज आने वाला है, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट, यही घटना चेक पूर्वालोकन का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।